हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम स्नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप जानते हो, हमने स्टार्ट किए हुए हैं BA BSc फिफ्थ सेम के मैथ्स, ग्रुप्स एंड रिंग्स एंड सेकंड इज रियल एनालिसिस। सो रियल एनालिसिस के 5 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। पांचों के पांचों चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हो। और जैसा कि आप जानते हो, जो यूनिट थर्ड है ना, वो फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स चैप्टर से आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो फोर्थ और फिफ्थ से आपका एक क्वेश्चन तो कंप्लीट हो जाएगा। तो सेवन्थ और एट्थ ये 2 चैप्टर कराने के बाद फिर मैं सिक्स और नाइन्थ चैप्टर करा दूंगी। यानी सभी स्टूडेंट्स को चैप्टर्स तो सारे ही मिलेंगे, लेकिन पहले वो कर लेते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी आपकी कम से कम एक क्वेश्चन तो कंप्लीट करा पाए हर यूनिट का। तो 3 यूनिट्स के एक एक क्वेश्चंस आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे। फर्स्ट और सेकंड यूनिट के तो सारे ही क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि मैंने कुछ छुड़वाया नहीं है। सिर्फ 6 चैप्टर हैं जो सेवन्थ और एट्थ चैप्टर के बाद मैं कराऊंगी। तो सेवन्थ हम स्टार्ट करते हैं। कॉन्टिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी इन मीट्रिक स्पेसेस। देखो, कॉन्टिन्यूटी का आपको आइडिया होना चाहिए। तो कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, ये मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो डाली थी। एक कॉन्टिन्यूटी मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पे समझाया था। तो उस वीडियो का लिंक अभी आई टैब पे आ रहा होगा। 7 मिनट की वीडियो है, वो देख ले पहले, फिर हम ये समझेंगे। तो आई होप आपने वो देख ली है। अब हम स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी इन मीट्रिक स्पेसेस। यानी वैसे कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, ये आपने अभी उस वीडियो में देखा। अभी जो कॉन्टिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी मीट्रिक स्पेसेस के अंदर क्या होती है, वो हम समझते हैं। देखो, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, जैसे फंक्शन है, तो अगर हम सेट से सेट पे डिफाइन करते हैं, हमें 2 सेट चाहिए होते हैं। तो वैसे ही कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मैट्रिक स्पेसेस के अंदर डिफाइन करोगे तो हमें 2 मैट्रिक स्पेसेस चाहिए, एक XD, एक YD स्टार। और मैपिंग क्या करेंगे, हम सेट से सेट पे डिफाइन करेंगे, यानी X से Y पे डिफाइन करेंगे। तो जो मैपिंग F है, वो किसी भी पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूअस कब होगी, वही एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, कि जब इन पॉइंट्स का डिफरेंस डेल्टा से कम है तो इन फंक्शंस की जो वैल्यू है उन पॉइंट्स पे, उनका डिफरेंस भी एप्सिलॉन से कम हो। उस वीडियो में हमने लिमिट के पर्सपेक्टिव से कॉन्टिन्यूटी की बात की थी। अब एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का क्या मतलब होता है वो और देख लेते हैं। जो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है ना, वो ये कहती है कि जब ये जो पॉइंट्स हैं A और X, जब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डेल्टा से कम होना, तो जो इनके ऊपर हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, यानी f(a) एंड f(x), इनके बीच का डिस्टेंस वो एप्सिलॉन से कम रहे, ये कहता है हमारा कॉन्टिन्यूटी। देखो, वैसे भी देख के देखो, ये मैंने A पॉइंट मान लिया, ये मैंने कोई X पॉइंट मान लिया। अगर इनके बीच का जो डिफरेंस है वो ही डेल्टा है, तो इनके जब हम f(x) निकालेंगे और f(a) निकालेंगे, और f(x) वैसे होता क्या है, हम लेते क्या है, y लेते हैं। यानी y की वैल्यू f(a) पे, मान लो यहाँ कहीं है f(a) और यहाँ कहीं है f(x), तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी एप्सिलॉन से कम होना चाहिए, जब जब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो डेल्टा से कम है। इस चीज़ को आप समझ सकते हो, जैसे कि हमारे पास कोई भी कर्व है, ठीक है। अब अगर ये कॉन्टिन्यूस है, यानी इसमें कोई भी ब्रेक नहीं है, आपको पेन उठाना नहीं पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली जब इनके बीच का डिफरेंस किसी डेल्टा से कम होगा, तो इन पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी, उनका जो डिफरेंस है वो भी किसी एप्सिलॉन से कम होगा। ये जो कंडीशन है, ये सेटिस्फाई कब नहीं होगी, अगर वो जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, मतलब यानी वो कहीं पे ब्रेक हो रहा है। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल देखो, एक कर्व बनाती हूँ। देखो, हमने क्या किया, अगर वो कॉन्टिन्यूस नहीं है वो कर्व, जैसे ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक है और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, क्या आपको लगता है ये कॉन्टिन्यूस है? नहीं है, क्योंकि आपको पेन उठाना पड़ गया, तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो कॉन्टिन्यूस अगर ये नहीं है तो हमेशा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल A पॉइंट है, A पॉइंट पे हमें कोई ठीक ठाक f(a) की वैल्यू मिल गई, लेकिन X पे ये जो ब्रेक हो गया और X पे इस फंक्शन की वैल्यू आ गई वहाँ, तो इसका जो डिफरेंस है, जो जब डेल्टा है इनका डिफरेंस, यानी कि जो डिस्टेंस है का X से वो लेस देन डेल्टा है, तो क्या f(a) का भी f(x) से डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन आपको दिख रहा है? और एप्सिलॉन और डेल्टा हम जीरो से ज़रा सी बड़ी वैल्यूज़ लेते हैं, सिर्फ ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ नहीं लेते। तो आपको लगता है क्या ये ज़ीरो से सिर्फ ज़रा सी ही बड़ी वैल्यू है?
बहुत बड़ा डिफरेंस है ये, जबकि इनके बीच का डिफरेंस ज़रा सा है, डेल्टा है, यानी जो ज़ीरो से थोड़ा सा बड़ा है। यानी जब कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी कि जब उन पॉइंट्स के बीच का डिफरेंट डिस्टेंस डेल्टा से कम है तो ये भी किसी एप्सिलॉन से कम होगा। हमें किसी, देखो यहाँ पे था ना कि किसी एप्सिलॉन के लिए हमें डेल्टा मिल ही जाएगा कि जब इनका डिस्टेंस डेल्टा से कम है, इनका डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम हो। लेकिन जब वो कॉन्टिन्यूस नहीं है तो हमें एप्सिलॉन के लिए डेल्टा नहीं मिलेगा, कई बार डेल्टा के लिए एप्सिलॉन नहीं मिलेगा, यानी एक तो गड़बड़ आएगी ही आएगी वहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी के केस में। कॉन्टिन्यूटी के केस में एप्सिलॉन के लिए आपको डेल्टा इजीली मिल जाएगा कि इनका डिफरेंस भी डेल्टा से कम है और इस जो फंक्शन की वैल्यूज हैं इनका डिफरेंस भी डेल्टा एप्सिलॉन से कम है। ये होती है हमारी कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन। अब जैसे यहाँ पे हमने सीखा था कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है, उसके डोमेन में जितने भी पॉइंट्स हैं उनके ऊपर आपको उनकी वैल्यूज़ इजीली मिल जाएं और उस कर्व को आपको ऐसे बनाएं कि आपको पेन उठाना ना पड़े। ठीक है, इस चीज़ का एक सिंपल सा मतलब क्या है कि आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट लो, आपको उसके लिए ईजिली एक एफ ऑफ एक्स मिल जाए, और यहाँ पे ए लो, उसके लिए आपको इजीली एफ ऑफ ए मिल जाए, सच दैट जब इनका डिफरेंस लेस देन डेल्टा है उनका डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। तो यही चीज़ ना इसने ओपन स्फीयर के केस में भी हमें समझा रखी है कि अगर यहाँ पे ए सेंटर को मान के कोई ओपन स्फीयर अगर एग्जिस्ट करता है तो एफ ऑफ ए को सेंटर मान के वाई में भी एक ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करना चाहिए। बस ये चीज़ है। इस चीज़ का वैसे अगर आप सोच के देखो तो इस चीज़ का मतलब क्या है कि यहाँ पे ए पॉइंट है तो उसके लिए हम एफ ऑफ ए मिले, यहाँ पे कोई बी पॉइंट है तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं इसके अंदर एफ ऑफ बी मिले, यानी फंक्शन की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली आपको मिलती जाए। ठीक है, तो वही, और यहाँ पे जो रेडियस, अब ओपन स्फीयर है रेडियस तो होगी, अब यहाँ पे रेडियस डेल्टा है और यहाँ आपको पता है फंक्शन के केस में रेडियस एप्सिलॉन होगी। तो ये कह रहा है कि अगर कोई भी पॉइंट इस स्फीयर में है, और इस स्फीयर को हम कैसे लिखेंगे, एस ए डेल्टा, या फिर आप लिख सकते हो एस, यहाँ पे रेडियस लिखते हैं और यहाँ पे वो पॉइंट लिखते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। यानी अगर वो पॉइंट इस स्फीयर के अंदर है ना, इस ओपन स्फीयर के अंदर है, तो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इस ओपन स्फीयर में हमें कहीं ना कहीं मिलनी ही चाहिए, यानी दिस मस्ट बिलोंग टू एस एप्सिलॉन रेडियस वाला और एफ ऑफ ए पॉइंट वो सेंटर मान के वो जो ओपन स्फीयर ड्रॉ किया है उसमें। दोनों डेफिनेशन हमने काफ़ी अच्छे से समझ ली हैं। अब मुझे नहीं लगता आपको कोई कन्फ्यूजन रही होगी, तो जैसा आपको ठीक लगे, ये अच्छी लगे ये कर लेना, ये अच्छी लगे ये कर लेना, और दोनों करो तो इससे तो अच्छी बात हो ही नहीं सकती। ठीक है, ये जो है इस टाइप की कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन हम स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं, और मेट्रिक स्पेसेस हैं तो इन्होंने स्पेशली ओपन स्फीयर्स की फॉर्म में इस चीज़ को यहाँ पे बताया है, तो जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो। नेक्स्ट पेज पे देखो, इन्होंने बता रखा है ऑब्वियसली वो क्या है, मेट्रिक स्पेसेस है ना दोनों, एक्स और वाई, तो यहाँ पे इन्होंने ए रेडियस मान के, डेल्टा रेडियस मान के, ये ए सेंटर मान के, डेल्टा रेडियस मान के ओपन स्फीयर ड्रॉ किया। यहाँ पे एफ ऑफ ए सेंटर मान के, एप्सिलॉन को रेडियस मान के ये ओपन स्फीयर ड्रॉ किया, तो यहाँ से फंक्शन डिफाइन होगा और यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ मैप बिटवीन द टू मेट्रिक स्पेसेस। कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब है, अगर वो एक्स के हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूटी में आपको हर चीज़ की बारीक नॉलेज होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। वैसे तो हम कहते हैं कि किसी पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं, तो हम चेक करते हैं, अगर होता है तो हम कहते हैं उस पॉइंट पे वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। लेकिन अगर वो उस एक्स के उस डोमेन के हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस हो जाता है तो वो पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाता है, फिर हम स्पेशली पॉइंट की बात नहीं करते, हम कहते हैं दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन आपको पता है, कांस्टेंट फंक्शन मतलब उसमें जो भी वैल्यू डालोगे वही उसका आंसर आ जाए। कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब कोई एक कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के हो गया, ऐसा कुछ। तो कांस्टेंट फंक्शन है तो ऑब्वियसली आपका जो कोई भी पॉइंट है, अगर वो इस स्फीयर में है, इस स्फीयर में होने का मतलब क्या है, उस पॉइंट का ए से डिस्टेंस लेस देन डेल्टा है, तो उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू और उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू, उनका डिफरेंस, उनका डिस्टेंस भी लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, यानी एफ ऑफ एक्स किस में बिलोंग कर जाएगा, इस ओपन स्फीयर के अंदर। यानी सिंपल सी बात है, ये कहना चाहता है अगर वो कांस्टेंट फंक्शन है तो कंटिन्यूटी की फंक्शन जो डेफिनेशन है वो सेटिस्फाई होगी, तो एवरी फंक्शन विच इज कांस्टेंट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। एग्जाम्पल फर्स्ट देखो, ये कि कोई भी पॉइंट है मेट्रिक स्पेस का,
और ये यूजुअल मैट्रिक है, यानी 2 मैट्रिक स्पेसेस आपको मिल गए। फंक्शन आपने इससे और इस पर डिफाइन कर दिया। किस टाइप से? कि फंक्शन की वैल्यू आएगी जो x और k के बीच का डिस्टेंस होगा। क्या ये कॉन्टिन्यूस है? इस चीज़ को शो करो। शो दैट दिस इज कॉन्टिन्यूस, शो करना हमें कि कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना है? उसकी डेफिनेशन को प्रूव करना है। और उसकी डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि जब उसके 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस लेस देन डेल्टा हो, तो उस पे जो फंक्शन की वैल्यू है और उस पे जो फंक्शन की वैल्यू है, उनका डिस्टेंस किससे कम हो जाए? एप्सिलॉन से। यानी इफ देन हमने ये लिया है कि जो डी एक्स ए है वो लेस देन डेल्टा है। हमें क्या प्रूव करना है? कि जो डी स्टार है एफ एक्स एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन। अब ये तो आप समझ गए हो ना, डी लगेगा पॉइंट्स, इसके पॉइंट्स पे, और यहाँ पे मेट्रिक डी स्टार है, तो जो फंक्शन की वैल्यू आएगी यानी एफ एक्स और एफ ए, उन पे तो डी स्टार ही लगेगा ना। तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो एफ एक्स और एफ ए उनके भी उनका जो डी स्टार है वो लेस देन एप्सिलॉन है। अब मैट्रिक्स यूजुअल मैट्रिक है, तो यूजुअल मैट्रिक में क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई। तो एफ एक्स और एफ ए यानी यूजुअल मैट्रिक के केस में तो ये चीज़ हो जाएगी, इनके बीच का डिस्टेंस विल बी इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ ए। इन्होंने फंक्शन को एफ के एक्स नाम दिया हुआ है, तो यहाँ पे के लगा लो, के लगा लो, यहाँ भी के आ जाएगा, यहाँ भी के आ जाएगा सब्सक्रिप्ट की फॉर्म में, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होगा? जैसा इन्हें बता रखा है, एफ के एक्स की वैल्यू क्या है? डी एक्स के। एफ के ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? डी ए के। और फिर ये जो चीज़ है डी एक्स के में से आप डी के ए माइनस कर रहे हो, तो यहाँ लगेगी आपकी ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी आपकी क्या कहती है? देखो इन्होंने ना ज़रा सा डायरेक्टली लिख दिया है इसको, लेकिन आएगा कैसे कि डी एक्स के माइनस डी के ए, यहाँ तक तो थे हम इसका मॉडुलस। अब ये चीज़ किससे लेस होगी? इसका मॉडुलस प्लस इसका मॉडुलस। हमने किया था ना, नेगेटिव साइन अंदर हो तो बाहर अगर अलग अलग मोड कर रहे हो तो प्लस साइन आता है, और ये चीज़ इससे लेस देन इक्वल होती है। और अब देखो डी क्या है? एक नॉन नेगेटिव फंक्शन होता है, डिस्टेंस निकालते हैं जब हमने डेफिनेशन में ही किया था, मेट्रिक की डेफिनेशन में। तो मॉडुलस लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं है जब वैल्यू नेगेटिव आनी ही नहीं है, तो मॉडुलस हटा दो, डी एक्स के प्लस डी के ए। और ये चीज़ ट्रायंगल इनइक्वालिटी से किसके लेस देन इक्वल होगी? डी एक्स ए के। बीच में के पॉइंट है ना, तो लेस देन इक्वल डी एक्स ए। तो इसलिए इन्होंने डायरेक्टली लिख दिया कि दिस इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स ए। अब डी एक्स ए किससे लेस थी? डेल्टा से। तो हमें दिखाना क्या है कि ये लेस है एप्सिलॉन से, तो ये एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा ही मान लो। सो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, जो कि डेल्टा ही है। यानी ये चीज़ यानी एफ एक्स और एफ ए का जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से कम आ गया, तो इसका मतलब एफ के क्या हो गया? कॉन्टिन्यूस। इसी टाइप से हम कॉन्टिन्यूटी को पिछली क्लासेस में ही भी प्रूव करते आए हैं, और वैसे ही हम यहाँ प्रूव करेंगे। अब हम थ्योरम पे चलते हैं। थ्योरम हमें क्या कहती है? अगर एफ और जी दो कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं जो किसी मेट्रिक स्पेस पर डिफाइन है, यानी एफ भी एक कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू हमेशा रियल आएगी, यानी वो फंक्शन किसी सेट से और रियल नंबर पे डिफाइंड है, रियल नंबर के सेट पे। ठीक है, यानी जो फंक्शन की जो रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या है? उस फंक्शन की जो वैल्यू आएगी ना, एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू आएगी हमेशा ही एक रियल नंबर आएगी। तो ये दो कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन है जो किसी मेट्रिक स्पेस एक्स डी के ऊपर डिफाइंड है, तो उनका प्लस और अल्फा इंटू एफ ये भी हमेशा कॉन्टिन्यूस फंक्शंस ही होंगे जहाँ पे अल्फा एक रियल नंबर है। यानी पहले हम ये प्रूव करेंगे इनका सम भी, दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उनका सम भी कॉन्टिन्यूस होगा, और उस फंक्शन को किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो वो भी हमेशा कॉन्टिन्यूस ही रहेगा। देखो पहली बात, एफ कहाँ से डिफाइन है? एक्स से आर पे। क्यों? क्योंकि इसने एक तो बता ही दिया कि वो मेट्रिक स्पेस से हमने डिफाइन किया है, और रियल वैल्यूड है यानी आंसर रियल आएगा, यानी रियल पे डिफाइंड है, और जी भी एक्स से आर पे डिफाइंड है। अब आपने क्या लिया? एक्स का एक पॉइंट लिया ए, तो दोनों के दोनों जब एफ और जी कॉन्टिन्यूस ही हैं तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए डेल्टा वन मिल जाएगा ग्रेटर देन जीरो, एंड डेल्टा टू ग्रेटर देन जीरो मिल जाएगा, सच दैट कि जब इनका डिस्टेंस लेस देन डेल्टा वन हो तो इनका डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन बाय टू हो जाए। समझेंगे इसको। और इनका डिस्टेंस जब डेल्टा टू हो तो इनका जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन बाय टू हो जाए। रीज़न क्या है? कैसे होगा? ये तो हम लेते हैं, स्टार्टिंग में ही लेते हैं, फिर हमें यह क्या प्रूव करना होता है कि इस पे जो फंक्शन है और इस पे जो फंक्शन है उनकी वैल्यू भी, उनका जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू भी किसी एप्सिलॉन से कम आ जाए।
सिमिलरली इसके लिए देखो एफ एक्स और एफ ए उसके ऊपर डी स्टार आपने क्या करना है यहाँ पे डिफाइन करना है। अब एक बात बताओ, जो आंसर है वो रियल आएगा, यानी जो सेट है वो कौन सा है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। और सेट ऑफ रियल नंबर्स पे कौन सा मेट्रिक डिफाइन होता है, डी स्टार क्या है, मेट्रिक विच इज डिफाइंड ऑन द सेट आर। क्योंकि देखो सेट क्या है, एफ एक्स है और आर है, इस पे कौन सा है, डी डिफाइन है, तो डी स्टार किस पे डिफाइन है, आर के ऊपर। और रियल नंबर पे कौन सा मेट्रिक डिफाइन होता है, यूजुअल मेट्रिक। यानी जब डी स्टार किन्हीं भी नंबर पे लगाओ वो किस टाइप से होगा, उसका उनका डिफरेंस और उनका मॉडुलस, यानी एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, अब एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इनके मॉडुलस के इक्वल होगा। अब हमने कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लगा दी, एफ कॉन्टिन्यूस है तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए तुम्हें डेल्टा वन ग्रेटर देन जीरो मिल जाएगा कि जब इनका डिफरेंस लेस देन डेल्टा वन है तो इनका डिफरेंस यानी इनका डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन बाय टू हो जाएगा। एप्सिलॉन ले सकते थे लेकिन हमने एप्सिलॉन बाय टू लिया है, रीज़न आपको आगे पता चलेगा। सिमिलरली जी के लिए, यानी जब इनका डिफरेंस लेस देन डेल्टा टू है तो इनकी फंक्शंस की वैल्यू भी लेस देन एप्सिलॉन बाय टू हो जाएगी। रीज़न क्या है, क्योंकि दोनों कॉन्टिन्यूस है। अब हमें बात करनी है इनके सम के लिए, तो डेल्टा आप डेल्टा वन और डेल्टा टू में से मिनिमम ले लो। जब इस वैल्यू से भी ये छोटा है और इस वैल्यू से भी छोटा है तो इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू है उससे भी तो ये छोटा होगा, क्योंकि दोनों से ही छोटा है। इनमें से मिनिमम वैल्यू है तो लैम्डा वन आएगी या लैम्डा टू आएगी। जब ये दोनों से ही छोटा है तो इसका मतलब इनकी मिनिमम यानी डेल्टा से भी छोटा होगा। इसका मतलब ये इससे छोटा हो गया, और ये चीज़ें तो एज इट इज़ है ही कि ये एप्सिलॉन बाय टू से कम है और ये एप्सिलॉन बाय टू से कम है। अब तुम्हें बात किसके लिए करनी है, इनके सम के लिए, यानी एफ प्लस जी एक्स देखो माइनस एफ प्लस जी ए देखो, इसका मॉडुलस। यही चीज़ तुमने क्यों उठाई है, क्योंकि हमने प्रूव क्या करना है कि जब इन पॉइंट्स का डिस्टेंस लेस देन डेल्टा है ना, तो उस फंक्शन की वैल्यू इन दोनों पॉइंट्स पे उनका जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो। यानी डी स्टार एफ प्लस जी ऑफ एक्स कोमा एफ प्लस जी ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन आपने प्रूव करना है। अब यूजुअल मेट्रिक के हिसाब से आपने उस डी स्टार को ओपन कर लिया, क्या हो गया, इसका और इसका डिफरेंस और उसका मॉडुलस। इसको आपने लेस देन एप्सिलॉन प्रूव करना है, सॉरी। अब ये क्या है, एफ प्लस जी एक्स है तो क्या लिख सकते हो, एफ एक्स प्लस जी एक्स। और ये है तो इसको क्या लिख सकते हो, माइनस का एफ ऑफ ए और माइनस का ही जी ऑफ ए, अलग अलग कर सकते हो। अब ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी है, आपने कर दिया कि ये चीज़ इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए प्लस जी एक्स माइनस जी ऑफ ए। ये किससे लेस है, एप्सिलॉन बाय टू से, ये भी किससे लेस है, एप्सिलॉन बाय टू से, तो ये किससे लेस हो गया, एप्सिलॉन से। तो जब ये डिस्टेंस लेस देन डेल्टा था तो इस फंक्शन की वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस यानी इन दोनों का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन आ गया। तो ये कैसा है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर। ठीक है, और ये तो हमने आर्बिट्रेरी पॉइंट उठाया था, इसका मतलब ये अपने हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, तो ये कैसा है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब हम बात करते हैं हमारी अल्फ़ा एफ की। वैसे ही कुछ हम यहाँ पे करेंगे, एफ कॉन्टिन्यूस है तो इसके लिए हमें ये लेस देन एप्सिलॉन मिल जाएगा। लेकिन जैसे वहाँ पे एप्सिलॉन बाय टू लिए थे, यहाँ पे एप्सिलॉन बाय मॉडुलस अल्फ़ा लिया है, इसका रीज़न भी आपको आगे पता चल जाएगा। अब अल्फ़ा एफ को कॉन्टिन्यूस दिखाना है, यानी जब ये डिस्टेंस लेस देन डेल्टा है तो आपने दिखाना है कि जो डी स्टार अल्फ़ा एफ ऑफ एक्स है और अल्फ़ा एफ ऑफ ए है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। अब यूजुअल मेट्रिक के हिसाब से आपने उसको ओपन कर लिया, अल्फ़ा एफ ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा एफ ऑफ ए का मॉडुलस बन गया, इसको आपने लेस देन एप्सिलॉन प्रूव करना है। तो ये क्या हो गया, अल्फ़ा कॉमन आ गया, एफ एक्स माइनस एफ ए। अब मॉडुलस की प्रॉपर्टी से अल्फ़ा अलग और ये अलग, ये किससे लेस था, एप्सिलॉन बाय मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा का मोड, ये रख दिया, इससे कैंसिल, ये सिर्फ क्या बचा, एप्सिलॉन। यानी जब इनका जो डिस्टेंस है वो लेस देन डेल्टा है तो इनका जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन है, तो ये भी एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर कॉन्टिन्यूस है। ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है, इसका मतलब वो अपने हर पॉइंट पे क्या है, कॉन्टिन्यूस है। नेक्स्ट देखो, ये वाली थ्योरम कहती है कि अगर ये दो मेट्रिक स्पेसेस हैं और एफ और जी क्या है, दो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं, तो जो ये सेट है, ये सेट क्या है, देखो एक्स की वो पॉइंट्स जिन पे एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू सेम है, इन पॉइंट्स की कलेक्शन ये क्लोज्ड सबसेट होगा एक्स का। यानी इस सेट को आपने क्लोज प्रूव करना है। क्या करेंगे हम, इस सेट को ए का नाम दे देंगे, इसको क्लोज प्रूव करना है, यानी इसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूव करना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट अगर 5 हो गया तो ऑब्वियसली जो एम्प्टी सेट है वो ओपन भी होता है, क्लोज्ड भी होता है।
तो एम्प्टी सेट क्लोज्ड है तो ये भी क्या हो गया, इसके इक्वल है, तो ये भी क्लोज्ड हो जाएगा। और अगर वो एम्प्टी नहीं है तो उसमें कोई ना कोई पॉइंट होगा। अब वो ए कॉम्प्लीमेंट में है यानी ए में नहीं है, और ए में होता तो एफ एक्स की वैल्यू जी एक्स के इक्वल आती, यानी ए पॉइंट अगर ए में होता, अगर ए पॉइंट इसमें बिलोंग करता तो एफ ऑफ ए इक्वल टू जी ऑफ ए आता, लेकिन नहीं बिलोंग करता तो एफ ऑफ ए कैन नॉट बी इक्वल टू जी ऑफ ए। अब ये इक्वल नहीं है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो से बड़ा आएगा, क्योंकि इक्वल होते तो इनका डिस्टेंस होता ज़ीरो, और डिस्टेंस क्या होता है, या तो ज़ीरो ही हो सकता है या ज़ीरो से बड़ा। ज़ीरो हो नहीं सकता तो इनका डिस्टेंस ज़ीरो से बड़ा हो जाएगा। इसको हमने नाम दे दिया एप्सिलॉन का, जो भी वैल्यू आएगी वो एप्सिलॉन है। अब एफ और जे कैसे हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो किसी एप्सिलॉन के लिए हमें डेल्टा भी मिल जाएगा। किस टाइप से, कि जब इनका डिस्टेंस लेस देन डेल्टा है तो इनके ऊपर जो फंक्शंस की वैल्यू है एफ की भी और जी की भी, वो भी किसी एप्सिलॉन बे से कम हो जाएंगी, क्योंकि एफ और जी दोनों कॉन्टिन्यूस हैं। यहाँ पे मैंने हम एप्सिलॉन बाय 3 लिया है। ये चीज़ें देखो आपको हर क्वेश्चन में ध्यान ही रखनी पड़ेंगी। पीछे हमने ऊपर लिया था एप्सिलॉन बाय 2, एप्सिलॉन बाय 2, फिर लिया हमने नीचे एप्सिलॉन बाय मॉडुलस ऑफ अल्फा। यहाँ हम लेंगे एप्सिलॉन बाय 3, एप्सिलॉन बाय 3। देखो कॉन्टिन्यूटी है, कॉन्टिन्यूस है, तो ये डेफिनेशन हमने लगा दी। अब देखो हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी का यूज, नहीं ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी रहने दो। डी स्टार एफ ऑफ ए इंटू जी ऑफ ए, ये क्या होगा, लेस देन इक्वल होगा डी स्टार एफ ऑफ ए एफ ऑफ एक्स प्लस डी स्टार एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस डी स्टार जी ऑफ एक्स जी ऑफ ए। बिल्कुल ध्यान से समझना, इसने किया क्या है, देखो स्टार्टिंग पॉइंट एफ ऑफ ए है और लास्ट पॉइंट जी ऑफ ए है। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी में आप क्या करते हो, बीच में ऐड कर देते हो कुछ, यानी अगर हम इस पर ट्रायंगल इनइक्वालिटी सबसे पहले लगाएं तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो डी स्टार एफ ऑफ ए जी ऑफ ए, यहाँ पर ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाओ तो ये चीज़ लेस देन इक्वल हो जाएगी डी स्टार एफ ऑफ ए एफ ऑफ एक्स प्लस डी स्टार एफ ऑफ एक्स जी ऑफ ए। इनके बीच में मैंने एफ ऑफ एक्स लगा दिया। ऐसे ही इसकी वैल्यू निकालते हैं, डी स्टार एफ एक्स जी, ये किससे लेस हो जाएगा, इनके बीच में जी एक्स ले आओ इससे, और फिर इसकी वैल्यू को यहाँ रख दो, तो डी स्टार एफ ए जी ए इज लेस देन इक्वल टू ये चीज़, और इसकी जगह ये दोनों प्लस दिस एंड प्लस दिस, तो ये चीज़ इसने डायरेक्ट लिख दी, ऐसे ये आई है। तो देखो अब ध्यान देना, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ एक्स, ये जो डिस्टेंस है ये किससे लेस था, एप्सिलॉन बाय 3 से, और ये वाला डिस्टेंस भी किससे लेस है, एप्सिलॉन बाय 3 से। सिर्फ क्या बच गया, ये वाला टर्म बच गया। और ये डी स्टार एफ ए जी ए, ये किससे लेस था हमारा, एप्सिलॉन से कम था, सॉरी एप्सिलॉन से कम नहीं था, एप्सिलॉन के ही इक्वल था। हमने लिया था ना ऊपर ये रहा, ये एप्सिलॉन के इक्वल लिया था, इसकी वैल्यू रख दी एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन बाय 3 से कम था, ये एप्सिलॉन बाय 3 से कम था, और ये एज इट इज़, तो क्या बन गया, एप्सिलॉन इज लेस देन दिस प्लस 2 एप्सिलॉन बाय 3। इसका मतलब क्या है, ये जो है ये ग्रेटर है, यानी इसको तो इधर रहने दो, इसको उधर ले जाओ, तो एप्सिलॉन में से 2 एप्सिलॉन बाय 3 माइनस करोगे, क्या बचेगा, एप्सिलॉन बाय 3। इनका डिस्टेंस किसी एप्सिलॉन से कम नहीं आया, उससे बड़ा आ गया। अगर कम आता तो हम मान लेते, लेकिन कम नहीं आया है, तो इसका मतलब क्या है, जो एक्स पॉइंट है ना उसके लिए एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू सेम नहीं है। देखो रीज़न क्या है, कोई भी डिस्टेंस है या तो वो ज़ीरो होता, मतलब सॉरी, या तो वो ज़ीरो हो सकता है या फिर ज़ीरो से बड़ा हो सकता है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। और आपने कहा एफ एक्स और जी एक्स का जो डिस्टेंस है ना वो किसी एप्सिलॉन बाय 3 से बड़ा है, और एप्सिलॉन हम ज़ीरो से बड़ा लिया था हमने यहाँ पे, यानी ज़ीरो इसका डिस्टेंस नहीं हो सकता, वो किसी ज़ीरो से बड़ी वैल्यू से भी बड़ा है, यानी वो ज़ीरो नहीं है। ज़ीरो होता इनका डिस्टेंस तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं, लेकिन किसी ज़ीरो से बड़ा इनका डिस्टेंस है तो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। तो जो दस वी हैव डी एक्स ए जो हमने लेस देन डेल्टा लिया था, ये इसने क्या इम्प्लाई कर दिया, डी एक्स ए हमने लेस देन डेल्टा लिया था, इसने क्या इम्प्लाई कर दिया कि जो एफ एक्स और जी एक्स है ना वो इक्वल नहीं है, और एफ एक्स और जी एक्स वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, जो x है वो a में बिलोंग नहीं करता, क्योंकि अगर एफ ऑफ एक्स और जी एक्स वैल्यू इनकी वैल्यू सेम आ जाती तो x इस सेट में बिलोंग कर जाता a में, यानी x a कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है ना कि a में। और x का और a का डिस्टेंस लेस देन डेल्टा है, इसका मतलब x a पे सेंटर और डेल्टा रेडियस वाले स्फीयर में बिलोंग करता है, ठीक है ना। x इसमें कब बिलोंग करेगा, अगर इसका और इसका डिस्टेंस लेस देन डेल्टा हो जाए, वही तो इसने कहा।
यानी इस चीज़ ने इम्प्लाई कर दिया कि ये चीज़ है। तो यानी एक्स इज बिलोंग्स टू दिस, इस चीज़ ने इम्प्लाई कर दिया कि एक्स किस में बिलोंग करता है, एक कॉम्प्लीमेंट में। लिया था यहाँ से, आ गया यहाँ पे, तो ये चीज़ इसका सबसेट हो गया। यानी हमने ए पॉइंट लिया था और उसके अराउंड हमने एक ओपन स्फीयर ड्रॉ कर दिया और वो किसके अंदर कंटेन हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर। यानी ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है। यानी ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ओपन है, तो ए क्या हो गया, क्लोज्ड। यही हमारी थ्योरम थी। लास्ट थ्योरम देखो हमारी इस लेक्चर की, बाकी हम आगे करेंगे फिर। ये दो मैट्रिक्स स्पेसेस हैं और एफ क्या है, एक फंक्शन है एक्स का इनटू वाई। तो एफ कॉन्टिन्यूस होगा ए के ऊपर इफ एंड ओनली इफ, एफ है वो ए के ऊपर कॉन्टिन्यूस होगा इफ एंड ओनली इफ एवरी सीक्वेंस ए एन इन एक्स जो कि ए को कन्वर्ज करती है। ध्यान से समझना, ए पॉइंट पे वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा, अगर कोई सीक्वेंस ए एन ए को कन्वर्ज करे तो जो सीक्वेंस है एफ ऑफ ए एन वो एफ ऑफ ए को कन्वर्ज करनी चाहिए। ठीक है, ए पॉइंट पे वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब है, अगर उस पॉइंट पे कोई सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है एक्स के अंदर, तो वाई के अंदर, यानी जैसे ए एन है, इसमें ए वन ए टू एंड सो ऑन सारी वैल्यूज हैं, तो ए वन के लिए एफ ऑफ ए वन, ए टू के लिए एफ ऑफ ए टू, यानी उसके फंक्शंस की भी एक सीक्वेंस बना लो। अगर वो सीक्वेंस भी एफ ऑफ ए को कन्वर्ज करे तो एफ कॉन्टिन्यूस होगा ए के ऊपर। एंड इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, यानी अगर वो कॉन्टिन्यूस होगा तो ये चीज़ होगी और ये चीज़ है तो वो कॉन्टिन्यूस होगा। देखो पहले ना हम कॉन्टिन्यूस मान लेते हैं। मान लिया हमने ए के ऊपर एफ कॉन्टिन्यूस है और हमने मान लिया जो सीक्वेंस है ना ए एन, वो ए को क्या करती है, कन्वर्ज करती है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो सीक्वेंस एफ ऑफ ए एन है वो भी एफ ए को कन्वर्ज करेगी। देखो एप्सिलॉन हमने कोई ग्रेटर देन 0 मान लिया। अब एफ क्या है, ए के ऊपर कॉन्टिन्यूस है, तो इसका मतलब जब इनका डिस्टेंस लेस देन डेल्टा है तो इनका डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। अब जैसा कि ए एन जो है वो ए को टेंड करती है, यानी ए एन सीक्वेंस ए को टेंड करती है, यानी सीक्वेंस के सारे पॉइंट्स ए को टेंड करते हैं, तो ये डेफिनेशन लगा दो। ये डेफिनेशन क्या कहती है कि जो ए एन और ए का जो डिस्टेंस है वो लेस देन डेल्टा हो जाएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। जो कोई भी सीक्वेंस है उसमें जो लिमिट है उसकी जो डेफिनेशन है वो इसने लगाई है। आई होप आपको आती होगी, नहीं आती होगी तो भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। अगर ए एन सीक्वेंस है उसके सारे पॉइंट ए को कन्वर्ज करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमें एक एन नॉट पॉइंट मिल जाएगा कि एन नॉट से बड़े हर पॉइंट के लिए, एन नॉट से बड़े हर पॉइंट के लिए ए एन और ए का डिस्टेंस लेस देन सम डेल्टा हो जाएगा। ये होती है कन्वर्जेंस की डेफिनेशन। अब फर्स्ट क्या कहती है, जब इनका डिस्टेंस लेस देन डेल्टा है तो ये चीज़ हो जाएगी, और ये यही तो कह रहा है, ए एन और ए का डिस्टेंस लेस देन डेल्टा है तो एफ ऑफ ए एन और एफ ऑफ ए का डी स्टार लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। क्या आपको लगता ये क्या है, ये क्या कह रहे हैं, जैसे हमने ये इसको कन्वर्ज कर रही थी तो उसकी हेल्प से हमने ये बनाया था, तो अब ये बनाया है तो इसकी हेल्प से हम इस टाइप का भी तो कुछ कह सकते हैं। यानी एफ ऑफ ए एन कन्वर्ज करता है एफ ऑफ ए को, क्योंकि ए एन ए को कन्वर्ज करता था तो उनका डिस्टेंस लेस देन डेल्टा आया, तो एफ ऑफ ए एन और एफ ऑफ ए का डिस्टेंस किसी एप्सिलॉन से कम आया है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, तो इसका मतलब ये इसको कन्वर्ज करता है। ये तो जस्ट डेफिनेशन का खेल है और कुछ नहीं है। कन्वर्सली में हम ये मानते हैं कि अगर ए एन ए को कन्वर्ज करता है तो इसका मतलब एफ ऑफ ए एन भी ए को कन्वर्ज करेगा। हमने प्रूव करना है कि एफ कॉन्टिन्यूस होगा। मान लेते हैं एफ कॉन्टिन्यूस नहीं है ए के ऊपर, मतलब कॉन्टिन्यूस होता तो इनके बीच का डिस्टेंस जब लेस देन डेल्टा है तो इनका डिस्टेंस भी लेस देन एप्सिलॉन होता, लेकिन नहीं है कॉन्टिन्यूस तो लेस देन नहीं होगा। लेस देन के अलावा क्या बच गया, एक तो इक्वल और एक ग्रेटर, यानी इनका डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन होगा। ऑल्सो दिस इज ट्रू फॉर 1/n, यानी हर किसी डेल्टा के लिए है फॉर ऑल, यानी कोई एप्सिलॉन है तो हर किसी के लिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन होता है, क्योंकि किसी के लिए भी अगर लेस देन एप्सिलॉन हो गया तो वो कॉन्टिन्यूस हो गया ना उस पॉइंट पे। इसका मतलब हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन होगा। जब सब डेल्टा के लिए ये चीज़ ट्रू है तो 1/n के लिए भी तो होगी, यानी जब ये 1/n से कम है तो ये चीज़ है। देखो देयरफॉर फॉर ऑल एन ग्रेटर देन बिलोंग्स टू n, हर किसी नेचुरल नंबर के लिए हमें ए एन मिल जाएगा सच दैट ए एन ए लेस देन 1/n
लेकिन एफ ऑफ ए एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन है। सिर्फ क्या किया इसने, यहाँ पे तो क्या ले रहा था, एक्स यूज़ कर रहा था, यानी जनरल, जैसे एक्स है, एक्स तो हम जनरल मानते हैं ना, स्टार्टिंग 10th क्लास से ही करते आ रहे हैं, लेट प्राइस ऑफ दिस बी एक्स एंड सो ऑन, यानी एक्स को हम हमेशा जनरल चीज़ लेते हैं। यहाँ पे इसने उस पॉइंट को नाम दे दिया ए एन, यानी हर किसी एन के लिए हमें एक्स इज इक्वल टू ए एन मिल जाएगा उस सेट में, कि बस एक्स को ना ए एन से रिप्लेस कर दो, कर दिया। यानी इनका डिस्टेंस तो लेस देन 1/n है, लेकिन इनका जो डिस्टेंस है वो हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन रहेगा। इसका मतलब क्या है, ए एन जो है वो ए को तो कन्वर्ज करता है, लेकिन एफ ऑफ ए एन एफ ऑफ ए को कन्वर्ज नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर ये तो इसको कन्वर्ज कर रहा है, ये तो हमें पता चल गया इनका डिस्टेंस 1/n से कम है, लेकिन ये इसको कन्वर्ज कब करता, अगर इनका डिस्टेंस भी किसी एप्सिलॉन डेल्टा किसी से कम होता, लेकिन ये तो एप्सिलॉन से ग्रेटर देन इक्वल है, लेस होना चाहिए था। ये क्या बता रहा है कि ए एन तो ए को कन्वर्ज करता है, लेकिन एफ ऑफ ए एन एफ ऑफ ए को कन्वर्ज ही नहीं करता। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि हमने माना था ना ये इसको कन्वर्ज करता है और ये इसको कन्वर्ज करता है। तो इसका मतलब एफ क्या है, कॉन्टिन्यूस है किसके ऊपर, ए के ऊपर। ठीक है, ये तो पता चल गया। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब हमने माना था कॉन्टिन्यूस नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन आई तो वो क्या आ गया, कॉन्टिन्यूस आ गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर, और इससे आगे फिर हमारी नेक्स्ट थ्योरम है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।